बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास पॉलिसी भी है, प्लान भी है, रोड मैप भी है, ये कहना था वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब का। लेकिन पॉलिसी भी हो, प्लान भी हो, रोड मैप भी हो, तमाम मामलात आप दुरुस्त भी बताते हो, लेकिन महंगाई बढ़ रही हो, आवाम का जीना हराम हो, आवाम को रिलीफ ना मिल रहा हो, मीशत तबाह होती दिखाई दे रही हो, तो उस मौके पर सवाल तो उठते हैं। और सवाल ही करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना है, माहिर मीशत हैं। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने, माहिर मीशत हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ होंगे खाकान नजीब साहब, माशी अमूर के ऊपर गहरा तजिया रखते हैं और इनके मुख्तलिफ कॉलम्स हम पढ़ते भी रहते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सलमान शाह साहब से गुफ्तगू शुरू करेंगे। शाह साहब, ये फरमाइएगा कि प्लान भी हो, रोड मैप भी हो, तमाम ही चीज़ें हों, लेकिन हालात संभलते दिखाई ना दे रहे हों, तो कहीं पर प्लान के अंदर गलती तो नहीं होती है इसहाक डार साहब के, अगर दावे की हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तरफ जाएँ तो? देखिए, प्लान तो कोई नज़र नहीं आता, क्योंकि आपको पिछले 10 महीने में हम देख रहे हैं कि आप हर महीने तकरीबन $1 अरब से ज़्यादा गिरावट आती है आपके रिजर्व्स में। और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं या जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो ऐसे लगता है जैसे सख्ते में हैं। और जो काम आपको 4-5 हफ्तों में हो जाना चाहिए था एग्रीमेंट का, वो उसको 10 महीने लग गए हैं और अभी तक नहीं हुआ। और अभी तक हम दाएं बाएं करा रहे हैं, लेकिन वो हकीकत बयान नहीं कर रहे कि कब साइन होगा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट और कब बोर्ड में ये अप्रूवल आएगी और कब आपको एक स्टैंप IMF की मिलेगी कि अब आपने सही डायरेक्शन में चल पड़े हैं। सो अभी तक तो डायरेक्शन ही सेट नहीं हुआ, तो प्लान और रोड मैप तो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। और जैसे आपने कहा कि एक तरफ तो आपके रिजर्व्स गिर रहे हैं, दूसरी तरफ इकोनॉमी की सत्यानाशी हो गई है। पूरी सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट कर दिया गया है। हर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बंद होने जा रही है। आपके अखराजात इतने ज़्यादा हुकूमत के हैं कि टैक्सों की बछाड़ है, और आम आदमी या अनएम्प्लॉयमेंट देख रहा है, भूख देख रहा है, इफलास देख रहा है। तो आई थिंक ये इस इस्लामिक जो भी उन्होंने बातें की हैं वो हकीकत से बहुत दूर है। अच्छा, इसमें यह फरमाइएगा कि डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि इसहाक डार साहब कहीं पर ऐसी गलती कर रहे हैं जो मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं कर रहे थे? क्योंकि शायद खाकान अब्बासी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ टीवी प्रोग्राम में कहा है कि मिफ्ता की पॉलिसी कामयाब थी, इसहाक डार साहब की पॉलिसी अब तक कामयाब नहीं हुई। तो पॉलिसी में कहीं पर डिफरेंस है आपको, या आपको लगता है कि दोनों या इससे पहले वाले तमाम ही लोग किसी न किसी तरीके से जो है वो गलत पॉलिसी के ऊपर चलते हैं? देखिए, तसलसल से गलत पॉलिसीज जा रही हैं, और हमने ये देखा कि जब मिफ्ता साहब आए अप्रैल में 2022 में, उस वक़्त आपके पास फिर भी कोई $11-12 अरब रिजर्व्स में थे, लेकिन उनको भी कोई 5 महीने लगे IMF के साथ बातचीत करने में, और फिर वो रिव्यू आपका मुकम्मल हुआ, और उसके बाद वो प्रोग्राम जैसे ही चलना शुरू हुआ, उसमें आपने देखा कि बेशुमार टैक्सेस भी उसी वक्त लग गए, और उसी वक्त ये एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से जो डिसरप्ट करनी थी इंपोर्ट्स को, वो भी उन्होंने कर दिया। लेकिन फिर उनको हटा दिया गया और उनकी जगह इसहाक डार साहब ने ले ली। और इसहाक डार साहब ने तो ओपनली कहा कि मैं IMF को निपट लूँगा, मुझे आता है कैसे करना है, और मैं वो कोई नया प्रोग्राम बनाऊँगा। सो वो उसके नतीजे आज हमारे सामने आ रहे हैं। सो आई थिंक ये तसलसल से बड़ी गलतियां हो रही हैं। बात ये है कि जब आपके ऊपर इतना बड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो, आपके ऊपर बैरून मुल्क के कर्जों का बेपनाह बोझ हो, और उसमें बहुत ज़्यादा रिपेमेंट्स का वक्त हो, तो फिर आपको IMF प्रोग्राम के साथ बैठ के एक प्लान बनाना पड़ता है, जिसमें ये पहले तो खसारे सारे ठीक करने पड़ते हैं, और उसके बाद आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी पड़ती हैं। तो अभी तक तो इनको आइडिया ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान की। लगता तो ऐसे है कि जैसे हमारे डिसीजन मेकर्स को पाकिस्तान के असल प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ पता नहीं है, और सियासत ज़्यादा हो रही है, इकोनॉमिक्स कम हो रही है।
अच्छा खाकान साहब, डॉक्टर सलमान शाह साहब से मेरी बात हो रही थी, वो कहते कि प्लान के अंदर भी कोताही है, रोड मैप भी ठीक नहीं है, एग्जीक्यूशन भी ठीक नहीं है। इसाक डार साहब के हवाले से कहते हैं कि टाइम उन्होंने काफ़ी ज़ाया किया है मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर। आप क्या समझते हैं कि इसाक डार साहब का ये दावा कि मेरे पास प्लान भी है, मेरे पास रोड मैप भी है, यानी कि वो कहते हैं कि मैं मुकम्मल एक पैकेज की सूरत में काम कर रहा हूँ, तो आपको लगता नहीं है कि कहीं पर उनके किए हुए फैसलों के नतीजे में भी आज हम ये भुगत रहे हैं कि IMF के साथ डील अब तक कोई फाइनल नज़र नहीं आती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पिछले 12 से 14 महीने में एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में चला गया था। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि जब दुनिया की मईशत कोविड के बाद खुली तो दुनिया की मईशत में एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि चीज़ों की कीमतें बढ़ीं, कमोडिटी सुपर साइकिल आया। पाकिस्तान ने $17.5 अरब का करंट अकाउंट का खसारा किया जब जून 2022 बंद हुआ, पिछला मालियाती साल। पाकिस्तान पिछले 12 से 14 महीने से IMF का जो प्रोग्राम है उससे कई दफ़ा इनहराफ कर रहा है और कई दफ़ा डिले कर रहा है। 7वां और 8वां रिव्यू जो था वो जाके अगस्त 29 को बोर्ड ने अप्रूव किया। उसके डिले करने से $18 अरब के ज़खायर 2021 दिसंबर से लेके आज खड़े हुए हैं आपके पास $3.8 अरब पे। उसके बाद अगला रिव्यू 3 नवंबर को शुरू होना था। ये मैं नहीं कह रहा, ये MEFP का एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें डेट्स तय होती हैं कि आपने कब पाकिस्तान का रिव्यू करना है, कब आपने आना है पाकिस्तान। हमने चूँकि इनहराफ किया IMF की चीज़ों से। अब वो क्या इनहराफ था कौम को अगर हम बताना चाहें तो ये बड़ा सिंपल था। जब हमने बजट पेश किया तो वो बजट भी शायद उनके साथ फुल इन कंसल्टेशन नहीं था। इससे पहले हमने पेट्रोलियम की कीमतों में रद्दोबदल नहीं किया, जबकि इंटरनेशनल कीमत बढ़ गई और पाकिस्तान 100 से 150 अरब के खसारे में चला गया। अब 3 नवंबर से क्या डिले आ रहा है? ये बिल्कुल ठीक बात है कि दिस डिले हैज़ हर्ट द कंट्री, दिस डिले हैज़ हर्ट द इकॉनमी। किस तरह से? आपने एक्सचेंज रेट जो है उसको अभी भी रोके रखा और ये कोशिश की कि इसको एक पेग्ड लेवल पे चलाइए। आपने मॉनेटरी पॉलिसी की टाइटनिंग उस वक्त नहीं की और आपकी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ी, और इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से न सिर्फ लोगों को तकलीफ़ हुई बट फंड ने भी ये फील किया कि ये मैक्रो इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस आ रही है पाकिस्तान में, नंबर्स जो हैं वो ठीक नहीं आ रहे। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि आपका मालियाती खसारा बढ़ रहा था। आप हैरान होंगे जब IMF से सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान पहला शेयर हुआ तो 952 अरब रुपए का खसारा दिखाया गया पावर सेक्टर में। आप मुझे खुद बताइए कि इसकी करेक्शन हमने करनी है। फिर आपको IMF ने यह कहा कि आप इन चीज़ों को कीजिए तो हम आगे बढ़ेंगे। आपने बिजली की कीमत क्वार्टरली एडजस्टमेंट, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, रीबेसिंग नहीं की। सितंबर 2020 में, मैं ये फिगर इसलिए कहता हूँ कि जिम्मेदारी पाकिस्तान की चीज़ों को ठीक करने की पाकिस्तान पर है, पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ पर है, पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स पे है। सितंबर 2020 में गैस प्राइसेस का तयन ओगरा ने किया। आज तक हम ये कहते हैं कि हमें IMF कह रहा है कि आप गैस की कीमत बढ़ाइए। मुझे ये बताइए कि क्या IMF पाकिस्तान में आके गैस की कीमत का तयन करता है? आपने पिछले 28-30 माह से इस गैस की कीमत का तयन नहीं किया, तो अब आके IMF ने आपको कहा कि ये कीजिए। सो अब हो ये रहा है, एवरीवन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि एब्रप्ट हो गया है। सारे जितने भी इस वक्त आप एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, एडजस्टमेंट से मेरा मतलब है कीमतों में रद्दोबदल, मॉनेटरी पॉलिसी में रद्दोबदल, एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट। और बिल्कुल मैं समझता हूं कि ये एडजस्टमेंट आम या ख़ास आदमी कोई भी हो, मैं इसमें तफरीक नहीं करता, पर लो इनकम अर्नर्स और वल्नरेबल सेगमेंट्स पे बहुत भारी पड़ रही है। ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट ये क्यों डिले हुआ? क्योंकि एक कोशिश की गई कि सऊदी अरेबिया, UAE, चाइना फ्रेंडली कंट्री से कुछ पैसे लेके ये वक्त गुजारा जा सके और IMF से कोई ऐसी निगोशिएशन की जा सके। मैं हमेशा कहता हूं कि याद रखिए, फ्रेंडली कंट्रीज़ के पैसे जो हैं वो सप्लीमेंट करते हैं IMF के उस प्रोग्राम को जब रेसिपिएंट कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में जाती है। इसकी आसान मिसाल, और इसलिए मैं ये कहता हूं कि आज भी हुकूमत के हाथ बांधिए, हुकूमत को हाथ पक्के कीजिए, हुकूमत को सपोर्ट कीजिए, कोई भी हुकूमत हो, कि वो IMF का 9th रिव्यू कंप्लीट करें और थोड़ा सा इस हुकूमत को क्रेडिट दें कि डिले बहुत किया और उसकी वजह से एब्रप्ट लग रहे हैं चेंजेस, बट अब अनपॉपुलर और पॉलिटिकली टॉक्सिक फैसले किए गए हैं। IMF ने इस वक्त बांग्लादेश के साथ जनवरी 30 को एक प्रोग्राम साइन किया है। 34 अरब $35 अरब के ज़खायर हैं वहां पे,
सिर्फ एक चैलेंज दिखाई दे रहा था। सो इसको बुरा ना समझिए, IMF इज़ द डॉक्टर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, और ये कीजिए ताकि अनक्लॉग्ड किया जा सके इस इकोनॉमी को। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है खाकान साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब की तरफ भी चलते हैं। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि इसहाक डार साहब का गुज़िश्ता 2-3-4 माह का जो पीरियड है वो इतना बेहतर है कि आप कह सकें कि उनके पास प्लान भी था, रोड मैप भी था, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, गो के फैसलों के अंदर उन्होंने ताखीर की, लेकिन उस ताखीर के दौरान वो कोशिश कर रहे थे कि कोई ऑल्टरनेट उनको मिल जाए? देखिए, मैं इन तमाम चीजों से मुत्तफिक नहीं हूँ। ये एक गठजोड़ है जो इसमें तीनों बड़ी पार्टियां पाकिस्तान के शामिल हैं और IMF शामिल है। ये गठजोड़ है पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना और अशराफिया को नवाजना। मैं उसका आपको सबूत पेश करता हूँ। IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका आप बयान पढ़िए, फरवरी में उन्होंने दिया है कि मेरा दिल जो है वो पाकिस्तानी अवाम के साथ है। IMF ये चाहता है कि आप आमदनी पर टैक्स लगाएं, जो लोग जिनकी आमदनी ज्यादा है उन पर आप टैक्स लगाएं और गरीबों को बरात दें, यानी टैक्स उन लोगों पर लगाएं जिनकी जो इनकम टैक्स दे सकते हैं। IMF के साथ जो मामला तय हुए उसमें क्या हुआ, इनकम टैक्स के बजाय अशिया पर GST लगाया गया 17 से 18%। GST का मतलब ये होता है कि फुटपाथ पर जो आदमी पड़ा है, अल्लाह रहम करे उसके ऊपर, गरीब आदमी, वो भी जब कोई चीज खरीदता है तो 18% टैक्स देता है अशिया पर, जनरल सेल्स टैक्स। तो मैनेजिंग डायरेक्टर की ये हिपोक्रेसी देखिए, वो ये कहती हैं कि हम तो कहते हैं कि मालदार लोगों से टैक्स लें, तो आप कहते हैं क्यों हैं, आप इसरार करें। ये गठजोड़ था कि पाकिस्तान की मईशत को कमजोर करना, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना और पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को आगे चल के नुकसान पहुंचाना। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर आप कहते हैं कि ये गठजोड़ था, शाहिद साहब अगर आप ये कहते हैं गठजोड़ था, तो IMF के पास तो हम खुद गए ना, हमारी मजबूरी थी, हमें दुनिया पैसे देने के लिए तैयार नहीं थी। दुनिया कहती है IMF के पास जाओ, अपने हाउस को इन ऑर्डर करो, तो उसके बाद जाकर जो है वो हम आपको कर्ज देंगे। तो हम कहां से डॉलर लेकर आते हैं? जी, मैं आपसे अर्ज कर दूं, पहली बात तो ये है कि आप ये देखिए, इस वक्त इंतखाबात का मुतालबा हो रहा है। कभी किसी पार्टी ने, तहरीक इंसाफ ने ये लफ्ज कहा कि ये आप इस्लाहात कर लें टैक्सों के शोबे में, आप ये इस्लाहात कर लें तवानाई के शोबे में? ये तीनों तैयार नहीं है, पहले तो आप ये समझ लें। दूसरी बात, ये मैंने माजी में भी कही है, IMF आपको अपने प्रोग्राम से बाहर निकलने नहीं देगा, अमेरिका पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम से निकलने नहीं देगा, और पाकिस्तान की तमाम बड़ी पार्टियां IMF के प्रोग्राम से बाहर जाना नहीं चाहती। इमरान खान साहब जो ये कहा करते थे कि मैं खुदकशी कर लूंगा अगर IMF के पास जाना पड़ा, पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया है, अगर मैं इख्तिदार में आया तो मैं भी IMF के पास जाऊंगा। ये हमें समझना होगा कि ये गठजोड़ है। मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता रहा हूं कि अगर ये IMF ने, जो MD ने कहा था, अगर वो ये कहते जी आप इनकम टैक्स लें, आप GST क्यों बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल के नर्ख जो बढ़ाए हैं, बिजली के नर्ख जो बढ़ाए हैं, गैस के नर्ख जो बढ़ाए हैं, मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, हुकूमत के बयानात बीच में मौजूद हैं कि इनका IMF की शराइत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपने रुपए की कदर को गिराया, आपने जो है, मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि अभी जो 3 दिन गुजरे हैं, इन 3 दिनों में चूंकि IMF के साथ मामला तय हो रहे हैं, तो आपने रुपए की कदर को 3 दिन में 18 रुपए गिरने दिया। ये गिरा नहीं है, ये एडजस्ट हुआ है। इसी तरह से अगर आप चले जाएं, 39 रुपए का फर्क आया था जब 31 जनवरी को IMF का मिशन आने वाला था, तो चंद दिनों के अंदर 39 रुपए गिरा था, इसलिए कि खुली मंडी में ये ऑलरेडी 270 और 300 चलता रहा था। ये तो एडजस्ट हुआ है। मैं 2 जुमले कहना चाहता हूँ, जो कुछ ज़िमनी बजट आया, जो तबाही बर्बादी आई, जो रुपए की कदर गिराई गई, ये सब IMF की कंडीशंस नहीं है। आप कहते हैं जी IMF के कहने पे हमने शरह सूद बढ़ा दी। अब आप मुझे ये बताइए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, मैं IMF के ऊपर, करेक्शन के ऊपर, इन दोनों चीज़ों के ऊपर बात करता हूं। डॉक्टर सलमान शाह साहब का भी मैंने पॉइंट लेना है, एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आएंगे, क्विक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आएंगे तो तीनों मेहमानों से, IMF अगर इतना बड़ा विलन है तो हम IMF के पास जाते क्यों हैं? क्योंकि खाकान नजीब साहब कहते हैं कि IMF हमारे हाउस को इन ऑर्डर करने का जो हमें पैगाम देता है वो हमारे लिए ही बेहतर है। आखिर मामला है क्या, ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खाकान साहब, जिस तरह से डॉक्टर शाहिद हसन साहब कह रहे हैं कि एक गठजोड़ होता है कि जो हमें मजीद फंसा देता है, अगर जो है वो गरीबों के ऊपर आपने टैक्स नहीं लगाना था तो फिर सेल्स टैक्स आपने क्यों लगाया है? तो IMF की शराइत के ऊपर पाकिस्तान में हमेशा आवाज़ें उठती हैं। आप कहते हैं कि करेक्शन होती है, तो करेक्शन के ऊपर आखिर आवाज़ें क्यों उठती हैं खाकान साहब? देखिए, एक तो यह है कि IMF के साथ जब भी आप प्रोग्राम करते हैं, मैंने पाकिस्तान के 2 प्रोग्राम्स जो हैं, करंट वाला भी और जो एक 2016 में वाहिद प्रोग्राम जो पाकिस्तान ने कंप्लीट किया है, वो दोनों जो हैं, उसकी जो स्मॉल टीम थी उसका मैं पार्ट रहा हूँ। यही वज़ीर ख़जाना थे जब हमने 2016 में किया, फिर हफीज़ शेख थे जब हम ये वाला प्रोग्राम करंट वाला कर रहे थे।
इसको समझने की ज़रूरत है। एक तो यह कि आपने अपनी प्रिपरेशन अच्छी करनी है सो आप बेहतर निगोशिएट कर सकें। आईएमएफ आपको सारे टैक्सेस नहीं बता रहा होता, आपकी अपनी टीम ये क्रिएट कर रही होती है कि आपने इन द शॉर्ट रन टैक्सेशन क्या करनी है, आपने इन द मीडियम टर्म टैक्सेशन क्या करनी है। सो सिर्फ मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि ओनस अपने पे रखिए। सो आप बेहतर टैक्सेशन बता सकते थे, आप बता देते। हमें किसने रोका है कि हम पूरे मुल्क से 3 अरब रुपए का टैक्स कलेक्ट करें एग्रीकल्चर सेक्टर में? हमें किसने रोका है कि हम रिटेल सेक्टर में सिर्फ 30,000 पूरे रिटेलर्स को करें, जबकि 22 लाख रिटेलर है पाकिस्तान में? हमें किसने रोका है कि हम कैपिटल गेन्स टैक्स ना लगा दें पाकिस्तान में रियल एस्टेट के 5 साल बाद हम इसको फ्री कर दें? प्रोविंशियल गवर्नमेंट को किसने रोका है कि वो अर्बन प्रॉपर्टी पे टैक्स ना करें? हमें किसने रोका है कि हम शेयर मार्केट को कैपिटल गेन्स टैक्स ना करें? किसी ने नहीं रोका ना। आईएमएफ ये तो नहीं कह रही कि आप ये कुछ ना करें, आप ये कुछ इसलिए नहीं करते बिकॉज आप खुद प्रिपेयर्ड नहीं है, आप खुद ये स्टेप्स लेना नहीं चाहते। ये जब आप नहीं करते और आप इंपोर्ट डिपेंडेंट ग्रोथ रन करते हैं मुल्क में, तो आप आईसीयू में चले जाते हैं। आईसीयू क्या है? $17.5 अरब। बिल्कुल सिंपल है ये, इसमें कोई मतलब मुझे पीएचडी इकोनॉमिक्स में करने की ज़रूरत भी नहीं थी इसको समझने के लिए। इंपोर्ट्स 80 अरब, रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स पुट टुगेदर 60 अरब। ये जो $20 अरब का खसारा है ये कहीं से भरना है। जब आप नहीं भर पाते तो रिजर्व जो हैं वो $3.8 अरब पे आ जाते हैं। आप आईएमएफ के पास जाते हैं, इकोनॉमी आईसीयू में आ जाती है। आईएमएफ स्ट्रक्चरल चेंजेस का डॉक्टर नहीं है। IMF इज द मोस्ट जिसे कहते हैं ना लीस्ट अंडरस्टूड थिंग इन पाकिस्तान। वो आपको आईसीयू का एक प्रिस्क्रिप्शन देता है, वो आपकी एडजस्टमेंट्स कराता है, फिर आप जनरल वार्ड में आ जाते हैं। जनरल वार्ड में सर्जरी करना लोकल पॉलिसी मेकर्स का काम है, लोकल एक्सपर्ट्स का काम है। हमने पिछले कई दिहाइयों में, मैंने आपके सामने टैक्स रख दिया, 67% ऑफ टैक्स कलेक्शन इन पाकिस्तान इज इनडायरेक्ट। अब आप मुझे खुद बताइए कि किसने आपको कहा है कि इसको इनडायरेक्ट रखिए? आईएमएफ तो नहीं कह रहा आपको, आप उसको करेक्ट कर लीजिए। आईएमएफ ने कहा कि आप 952 अरब रुपए का खसारा पावर सेक्टर में रन करें। आईएमएफ ने आपको कहा कि आप 1600 अरब रुपए खड़े कर दें सर्कुलर डेट में सुई गैस कंपनियों के खाते में। किसी ने नहीं कहा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि इस वक्त खुदारा इस चीज से निकलिए, आईसीयू की इकोनॉमी को निकालिए, अपने रिजर्व्स को 8-10 अरब डॉलर पे ले जाइए और फिर सर्जरी शुरू कीजिए जिस दिन भी आप तय करेंगे। पाकिस्तान अब मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान की एग्जिस्टेंशियल इकोनॉमिक थ्रेट है, ये तभी चल सकता है। पावर सेक्टर की सर्जरी कीजिए। एग्रीकल्चर जो है उसकी, ज़रा आप हैरान होंगे कि एग्रीकल्चर की ये हालत है कि हम 1.7 टन पर हेक्टर कॉटन उगाते हैं। चीन जिसको हम दोस्त कहते हैं और आज मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूं उसको, वो 9 टन पर हेक्टर उगाता है। ना आपने ये दोनों काम किए, ना आपने मुल्क को डीरेगुलेट किया। एसओईज का फुटप्रिंट इतना बड़ा है कि मैंने 4 किताबें लिखी हैं एसओईज पे चौधरी साहब, 4 किताबें फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट पे पड़ी हुई हैं, उनको जाके पढ़ें। आई वॉज द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान जिसने आइडेंटिफाई किया कि क्या लॉसेज हैं, और मैं उस वक्त की गवर्नमेंट को क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने उसको कहा कि हाँ जी, उस वक्त मेरा ख्याल है 180 अरब का लॉस कर रहे थे, 2013 की पहली किताब है। आज वो लॉसेस कहीं बढ़ गए हैं। किसी ने आपको कहा कि आप प्राइवेटाइजेशन ना करें, यार ऐसा तो नहीं हो सकता ना। फेस्को प्राइवेटाइजेशन की 3 दिहाइयों से लिस्ट पर है। अगर हम इतना भी डिलीवर नहीं करेंगे, एक एसएमई बैंक है, अगले दिन मैं गप लगा रहा था एक दोस्त के साथ, वो कोई 1-1.5 अरब का लॉस करता है मेरा ख्याल है हर साल का, उसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश करते हैं, फिर उसको वापस ले लेते हैं कि नहीं इसको हम नहीं करेंगे। अब ऐसा तो मुल्क नहीं चलेगा। पाकिस्तान की एफडीआई 2 अरब डॉलर को भी टेस्ट नहीं करती, जबकि हमारे ब्रादर ममालिक जो हैं वो हमें देना चाहते हैं पैसे, पर हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं ठीक करना चाहते। क्या इसका कोई ताल्लुक इन सब चीज़ों का जो मैंने आपके सामने रखी हैं, क्या हमें कोई रोक रहा है ये करने से? कोई रोक बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। खाकान साहब मैं ज़रा डॉक्टर शाहिद हसन साहब की तरफ भी चलता हूँ। डॉक्टर साहब, खाकान साहब ने बड़ी तफसील से जो बातें कही हैं, करेक्टिव मेजर्स जो हैं ये तो हमने खुद लेने हैं ना। आईएमएफ हमें तो बाद में बताता है कि आप ये करें, ये करें, ये करें। हम जब कुछ नहीं करते तो हमें बताया जाता है कि आप ये करें। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं तो इसका हामी हूं। आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं तो आपके प्रोग्राम में भी और मैंने कई साल से कह रहा हूं कि ये आईएमएफ की कंडीशनलिटीज नहीं है। जो लोग आईएमएफ के खाते में डालते हैं वो कौम को धोखा देते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल समझता हूं कि गठजोड़ है
हुकूमतों का और IMF का और स्टेट बैंक ऑफ क्या पाकिस्तान फायदा मिलता है उनको, क्या फायदा मिलता है डॉक्टर साहब? देखिए, अब थोड़ा सा मौका देंगे तो मैं बताऊंगा जी ना। बिल्कुल, आप बोलिए। बात मैंने पहले कहा था कि अभी 2013 2016 का मिसाल दी। उस जमाने में IMF ने हमें 12 वेवर्स दिए थे, हमने उनकी शराइत पूरी नहीं की थी, जो तय किए थे उससे इनराफ किया था। उस वक्त अमेरिका का प्रायोरिटी कुछ और थी, उन्होंने IMF को इशारा कर दिया, उन्होंने 12 से ज्यादा वेवर्स दिए। तो IMF का जो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो मईशतों, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद करना चाहता है। अमेरिका का न्यू ग्रेड गेम है जिसके तहत ये सारा खेल हो रहा है। मैं जो चीज आपसे अर्ज कर रहा था वो ये थी कि ये गठजोड़ है, और ये समझना कि कोई एक हुकूमत की इस्लाहात कर देगी वो नामुमकिन है। मैं एक बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ डॉक्टर साहब की, वो ये है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं और इम्पोर्ट्स हैं उसमें 1:2 से ज्यादा का फर्क है। आप उसको तरसीलात से पूरा नहीं कर सकते, ये आग से खेलना है। क्योंकि हमारी जो तरसीलात आ रही हैं 31 अरब डॉलर की, वो 111.4 के तहत आ रही हैं, जिसमें हुंडी से पैसा जाता है और उसको हम कहते हैं वर्कर्स रेमिटेंसेस। वो $50,000 की भी आती है, $1 लाख की भी आती है। ये वर्कर्स रेमिटेंसेस नहीं है, ये हुंडी का पैसा बाहर जा रहा है जो वापस आता है। हर $1 लाख आप कहते हैं आती है। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था हुकूमत की तरफ से कि एक साल में $20 अरब की रेमिटेंसेस आई। उसी साल लोगों ने चोरी के पैसे का, जायज पैसे का, नाजायज पैसे का बैंकों के जरिए डॉलर खरीदे और $15 अरब बाहर चले गए। अंडर इनवाइसिंग हो रही है, ओवर इनवाइसिंग हो रही है, ये पैसा वापस जा रहा है। वरना जो आपको $30 अरब आ रही है वो कहीं नजर क्यों नहीं आ रहा? ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान का, मैं आपको बता दूं, खित्ते में जिसका एक्सपोर्ट GDP सबसे कम है और रेमिटेंस GDP सबसे जो है वो ज्यादा है। रेमिटेंसेस हमारी ज्यादा है, वो जाली रेमिटेंसेस है, ये वर्कर्स नहीं है। मगर जो चीज मैं आपको इशारा करने वाला हूँ, जो मेरा हल है, ये जो बात है इस्लाहात की, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन कोई एक हुकूमत कर सकेगी? नहीं करेगी। तो अब उसका वाहिद तरीका क्या है? एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बड़ा अच्छा मौका मिला था 184(3) जो है ये मफाद आम्मा का है। ये इलेक्शन का जो है मुफाद आम्मा नहीं है। मुफाद आम्मा क्या है कि आप ये कहें कि इलेक्शन जब आप लड़ते हैं तो एक मैनिफेस्टो आता है। उस मैनिफेस्टो के अगर आप तीनों पार्टियों का पढ़ लें, सिर्फ टैक्सेस का और तवानाई का 3-4 नुक्ते मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाएगी। तीनों के मुत्तफिका नुकात हैं। वो क्या है? वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, वो नहीं लगाते। टैक्सों के निजाम को मुनसिफाना बनाएंगे, वो क्या करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं, GST बढ़ाते हैं, पेट्रोलियम लेवी लगाते हैं, ये सब करते हैं। और तवानाई के शोबे में जो कुछ हुआ है, अभी वजीर खजाना ने कह दिया कि जनाब ये तो हमारे कीमतें इसलिए बढ़ाई कि हमारा सर्कुलर डेट, क्योंकि हमारी रुपए की कदर गिरी थी, हमारी लागत बढ़ गई, हमारी टैक्स, बिजली की चोरी हो रही, हमारे लाइन लॉसेस हो रहे हैं। ये तमाम आपका अपना किया धरा है। तो अगर एक पार्टी नहीं कर सकती तो सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा अच्छा मौका था कि वो ये कहते हैं कि जनाब इलेक्शन तो जरूर कराएं, मगर ये मुफाद आम्मा का केस है तो हम ये कानून क्यों नहीं बना ले कि टैक्सों और तवानाई के शोबे में जो बुनियादी चीजें हैं जिसके बगैर मईशत ठीक नहीं हो सकती, वो भी कानून साजी कर ली जाए कि अगर एक पार्टी इक़्तिदार में आने के बाद उनसे 100% नाराफ करती है, जो कि तीनों पार्टियां, तहरीक इंसाफ 10 साल से कर रही है, KP में 100% नाराफ, और मुस्लिम लीग नून पे जो है शुरू से कर रहे हैं, कोई हर किस्म की आमदनी पे टैक्स लगाने के लिए तैयार नहीं है। कोई जो है ना वो डायरेक्ट टैक्सेस को कम करने के लिए तैयार नहीं है। पेट्रोलियम लेवी पे आप गुजारा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर देती, आज भी कर सकती है, कि वो एक सियो मोटो नोटिस ले और उसमें ये कहे जो मुत्तफिका नुकात हैं वो जो है ना वो उस पर अगर अमल नहीं करते तो मैंडेट खत्म हो जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाएं, उसमें तमाम पार्टियों को बुलाएं, उनको ये उनका मंशूर दिखाएं और ये कहे कि आप हलफनामे पर दस्तखत कर दें कि अगर हम इख्तियार में आए तो हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगेगा, GST 7.5 पर आएगा, पेट्रोलियम लेवी खत्म होगा। और अगर वो दस्तखत करा के, क्योंकि उनका मंशूर है, उसके कानून साजी कर लें, और उसके बाद जब इलेक्शन हो तो इलेक्शन फॉर्म में ये लिख दिया जाए कि मैं इस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहा हूं, मेरी पार्टी ने ये मैंडेट दिया है, अगर ये हम नहीं करते तो मेरा इलेक्शन भी खत्म, मेरी पार्टी का मैंडेट भी खत्म, मेरी हुकूमत भी खत्म। अगर ये आप नहीं करते तो आज तक किसी ने इस्लाहात नहीं की, कोई पार्टी नहीं करेगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, क्योंकि इंतखाबात का जो मुतालबा कर रहे हैं वो भी नहीं कह रहे कि इस्लाहात करें। तो ये तो आप तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, खुदकशी की तरफ ले जा रहे हैं। आप किसी को आउट ऑफ द वे जाके कोई ना कोई, या सुप्रीम कोर्ट फैसला करे या कौमी सलामती करे, तीसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई पार्टी नहीं करेगी, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक से पहले हम जो बात कंक्लूड करके जा रहे हैं वो ये कि इस्लाहात के लिए सब मुत्तफिक तो हैं, लेकिन कोई पार्टी ये करना नहीं चाहती। आखिर क्यों नहीं करना चाहती? ब्रेक के बाद बात करेंगे, प्रोग्राम को कंक्लूड कर लेंगे, डॉलर रेट के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। खाकान साहब ज़रा ये फरमाइएगा कि डॉलर का जो एक मामला हुआ पाकिस्तान के अंदर, हम देखते हैं कि डॉलर बड़ी तेज़ी से जो है वो 18 रुपये तक बढ़ गया। उसके बाद हमने देखा इसाक डार साहब का एक बयान आया कि कराची से 2 अरब डॉलर जो है वो एक गाड़ी में डालकर पेशावर ले जाएगा और पेशावर ले जाने का मकसद हमें समझ में आ रहा है। तो ये पाकिस्तान के अंदर से जो डॉलर की इतनी बड़ी लीकेज है, आप समझते हैं कि ये भी हमें इस मकाम पर लेकर आ गई है कि जहाँ हम इतनी परेशानी में कि दुनिया के आगे कशकोल लिए घूम रहे कि इसमें डॉलर डालते हैं कुछ? इसको समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान इस वक्त एक डॉलर लिक्विडिटी क्राइसिस में है। रुपए पे जो प्रेशर आ रहा है उसकी वजह यूँ समझनी चाहिए कि सप्लाई जो है डॉलर्स की वो कम है और डिमांड जो है वो बढ़ी हुई है। बढ़ी हुई डिमांड की वजह एक ये है कि स्मगलिंग होती है। मेरा ख्याल है वो 2 अरब डॉलर जो कह रहे थे वो शायद ओवर द ईयर की बात हो रही है कि जब जाता है सारा तो ये अच्छा। अब आप दूसरी तरफ आ जाइए कि फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है कि रुपए पे एक प्रेशर है। उसकी वजूहात बड़ी सिंपल हैं। चूँकि सप्लाई कम है बिकॉज हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़, बायलैटरल्स, मल्टीलैटरल्स, IMF ये सारे फ्लोज रुके हुए हैं। FDI बहुत स्लो हुई है। रेमिटेंसेस ऑफ बुक्स चली गई हैं, जिसको मैं कहता हूँ हम रेमिटेंसेस को इस वक्त बिकॉज एक बहुत बड़ा फ़र्क था जो कर्व मार्केट थी और जो हमारी इंटरबैंक मार्केट थी वो ऑफ बुक्स चली गई, एक्सपोर्ट स्लो। ये जो सारा था इसने आपकी सप्लाई को कम किया पर आपकी डिमांड ज़्यादा है। अब आप पूछेंगे कि डिमांड क्यों ज़्यादा है, आपने इंपोर्ट्स को तो रोका हुआ है। देखिए ये डिमांड जो क्रिएट हो रही है ना इस वक्त मुल्क में, उसका एक बड़ा ताल्लुक ये है कि जो इस वक्त स्टोर ऑफ मनी है, द वैल्यू लोग जो समझते हैं वो ये समझते हैं कि वो सारा है इस वक्त डॉलर में पैसे रखने का। तो लोगों ने प्रॉपर्टी भी छोड़ दी है, लोगों ने गोल्ड को भी छोड़ दिया है, सेविंग्स अकाउंट्स भी छोड़ दिए हैं। दे हैव बीन बाइंग डॉलर्स बिकॉज वो समझते थे कि अगर कोई क्राइसिस आ जाएगा तो डॉलर एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू हमें सेव कर लेगा इन्फ्लेशन से भी और दूसरी चीज़ों से भी। ये सब चीज़ें जो हैं आपकी इसको डिसऑर्डरली मूव कर रही हैं। आई थिंक अब ये एग्रीमेंट हो गया है लार्जली विद द IMF कि हम एक्सचेंज रेट को कंट्रोल नहीं करेंगे। ये जो 19 रुपए वाली है ये बहुत से लोगों को नहीं मालूम। मैं क्लियर कर दूं कि उस दिन हुआ क्या था। उस दिन एक बड़ी पेमेंट डेट की थी और उस दिन एक और बड़ी पेमेंट जो थी वो हमारी तेल की थी। और तीसरी ये चीज़ हुई कि उस दिन स्टेट बैंक की जो इंटरवेंशन थी वो बहुत कम थी बिकॉज हम IMF से एग्री किए हुए थे। पर आप अगले दिन ही देखिए जैसे ही IMF की तरफ बढ़े, जैसे ही 700 मिलियन चाइनीज़ का कंफर्म हुआ, आज 500 मिलियन चाइनीज़ का कंफर्म हुआ, तो आपके एक्सचेंज रेट ने एक 6-7 रुपए वापस लेकिन खाकान साहब उसमें एक सवाल ये पैदा हुआ, उसमें सवाल असल में एक ये पैदा इस वजह से भी हो रहा था कि IMF का मुतालबा था कि डॉलर के रेट को जो बॉर्डर रेट है, अफगान बॉर्डर रेट है, उसके मुताबिक किया जाए। तो कहीं उसकी वजह से तो नहीं था ये? एक तो ये बात बिल्कुल मैं आपको आई नो कि ये बॉर्डर की बात है। IMF का मुतालबा ये नहीं था। मैंने चूँकि बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ पाकिस्तान के कराए हैं, MEF भी लिखे हैं, तो मुझे मालूम है कि हाउ दे थिंक एंड आई वर्क इंटरनेशनली ऑल्सो करंटली। IMF का मुतालबा ये था कि आपका एक कर्ब रेट है। कर्ब रेट से मतलब है जो मार्केट में रेट है, उस मार्केट के रेट में भी और इंटरबैंक में कभी 5, 10, 15, 20, 25 रुपए का फ़र्क आ रहा था। वो ये कह रहे थे आपको, और कोई भी इकोनॉमिस्ट ये आपको कहता कि दैट इज़ द रियल रेट जो इस वक्त होना चाहिए। इस फ़र्क को ख़त्म कीजिए। मैं भी चाहता हूँ ये फ़र्क ख़त्म हो। मेरी रेमिटेंसेस जो हैं वो वापस मेरे ऑफिशियल रेट पे आएँ। उन्होंने ये कहा तो आपने उस रेट को और अपने रेट को मैच करने के लिए इंटरवेंशन जैसे ही काम की, सप्लाई और डिमांड ने उसको पूरा किया। खाकान साहब बिल्कुल 30 सेकंड के अंदर कंक्लूड कर ले। डॉक्टर सलमान शाह साहब है, मैं चाहता हूँ कंक्लूजन उनसे कुछ करवा लूँ थोड़ा सा। जी देखें, एक आपने बड़ी कलीदी बात की। अगर हम सब एग्री करते हैं इस्लाहात करनी है तो ये करनी किसने है? अब ऑपरेशनली ये याद रखिए कि ये किसी और ने नहीं करनी। ये हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमें कहना है कि वो ग्रैन्युलर लेवल पे बियॉन्ड देयर मैनिफेस्टोज जो हैं अपने सोल्यूशंस हमें दिखाएं। हमें एस्टैब्लिशमेंट को भी ये कहना है कि दे हैव ऑल्सो टू प्ले अ पार्ट इन दिस। द जुडिशल प्रोसेस हैज़ टू प्ले अ पार्ट इन दिस, राइटली कहा। द पॉलिसी मेकर्स हैव टू प्ले अ पार्ट इन दिस। द होल नेशन हैज़ टू बी ब्रॉट ऑन वन पेज। पाकिस्तान का चैलेंज इतना बड़ा है कि कोई भी इसको सिंगुलर आदमी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट अकेले नहीं तय कर पाएगी। अब मैं आपकी बात समझ गया। मिसाक जमहूरियत के बाद मिसाक मईशत जिसको हम कहते हैं, मैं थोड़ा सलमान शाह साहब से कंक्लूड करना चाहूँगा। शाह साहब, मिसाक जमहूरियत तो हमने कर लिया था,
लेकिन मिसाक मईशत की तरफ कोई भी राजी नहीं होता, कोई बैठने को तैयार नहीं है। मेरे जो दोनों मोअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट हैं उनका यही कहना था कि जी हम चाहते हैं करेक्शंस हों, करेक्टिव मेजर्स लिए जाएं, लेकिन ले कौन बिठाए, कोर्ट्स बिठाएं, फौज बिठाए, अस्करी इदारे बिठाएं, कौन आखिर बिठाए पाकिस्तान के तमाम लोगों को, स्टेक होल्डर्स को, कि हम ये तय कर लें कि हमने जो है वो IMF के साथ खेलना नहीं है, हमने मुल्क की इकोनॉमी के साथ नहीं खेलना। देखिए, अब तो वे फॉरवर्ड बड़ा क्लियर है। एक तो ये है कि आप कोई एक्सेप्शनल मुल्क नहीं है। जैसे बाकी दुनिया एक इंटरनेशनल निज़ाम का हिस्सा है, उसी तरह आप भी इंटरनेशनल निज़ाम के हिस्से हैं, और IMF जो है एक किस्म का लास्ट स्टॉप है आपकी जैसी इकोनॉमी के लिए, कि वहाँ पे उसको कोई ब्रीदिंग रूम मिल जाए। तो सबसे पहले तो हमें स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अभी चाहिए, उसके बाद बोर्ड से IMF की अप्रूवल अभी चाहिए, उसके बाद आई थिंक कि रोड मैप टूवर्ड्स इलेक्शन शुड बी वेरी वेरी क्लियर, और जो भी इलेक्शंस होने हैं जल्दी से जल्दी कराए जाएं, और बीच में जो केयर टेकर गवर्नमेंट आए वो बड़ी टेक्निकल होनी चाहिए, जो कि पूरी IMF प्रोग्राम को चलाती जाए और इम्प्लीमेंट करे, और उसके बाद जो 60-70 दिन का इलेक्शन कैंपेन हो उसमें फोकस ही इकोनॉमिक इश्यूज पे होना चाहिए कि तमाम पार्टीज जो हैं वो लेके आए। ये शायद ने खाकान ने अच्छी बात की है कि ये दे हैव टू गो बियॉन्ड देयर नॉर्मल रेटरिक। अब इनको अपने प्रोग्राम्स देने पड़ेंगे, और बेसिक प्रोग्राम्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल हैं कि बिजली के निज़ाम को आप कैसे ठीक करेंगे, आप अपनी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को कैसे ठीक करेंगे, आप अपनी डीरेगुलेशन कैसे करेंगे, प्राइवेटाइजेशन के बारे में आपकी क्या पॉलिसी होगी और कितनी जल्दी करेंगे, और ये जो आपके बड़े बड़े खसारे हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के, ये कब कैसे ख़त्म करेंगे, टैक्स के निज़ाम को कैसे ठीक करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे पाकिस्तान की इकॉनमी को वापस एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेके आएंगे, और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी जो है, सबसे यंग आबादी है, तो हमारी इकॉनमी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी कब बनेगी, ये विजन हमें आनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि ये सियासत फॉर द सेक ऑफ सियासत जो है इसको ख़त्म किया जाए, और आगे चलने के लिए पूरा रोड मैप पार्टीज दें, और उसके ऊपर इलेक्शन करा के और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आए जो 5 साल कम से कम अपने वो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने का उसे मौका मिले, और उसके बाद फिर उसको फॉलो थ्रू करना पड़ेगा। ये कोई आपने देखा कि जो ये इस किस्म की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो पाकिस्तान की ज़रूरत है वो 1-2 महीनों में नहीं होगी। ये आपको हर अदारे को आपको एक सही फाल बनाना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा, हुकूमत को बहुत छोटा करना पड़ेगा, मार्केट इकोनॉमी के जो पिलर्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और वो मार्केट इकोनॉमी को फंक्शन करने दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी को बीच में से निकाला जाएगा। इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है, एग्रीकल्चर हो, आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो, आपकी सर्विसेज हो, IT हो, माइनिंग हो, हर चीज़ में तो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है। उसको आप जब निकालेंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कराएंगे, कंपटीशन कराएंगे, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी अपनी राइटफुल जगह पे पहुंचेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि हमारी सियासी क़यादत इतनी मैच्योर है, हमारे अवाम इतने बाशऊर हैं कि वो लोगों से, अवाम से, सियासतदानों से मुतालबा कर सके अवाम के जी आप ये तमाम बातें जो आपने बताई, खाका नजीब साहब ने बताई, डॉक्टर शाहिद हसन ने बताई कि किस तरीके से करेक्टिव मेजर लेने, लोग इसके लिए तैयार होंगे कि अपनी सियासी क़यादत से मुतालबा करें, और सियासी क़यादत इतनी मैच्योर आपको दिखाई देती है कि इस पर बात मान जाए? भाई देखें, बिल्कुल आपको माननी पड़ेगी। देयर चॉइस ही क्या है? अवाम का प्रेशर जब होगा, जब अदारों का प्रेशर होगा, पूरा निज़ाम ये मांग रहा है कि आपने रिफॉर्म करनी है, तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नहीं करने चाहेगी? अगर उनके पास कॉम्पिटेंस नहीं होगी तो वो इलेक्शन में नहीं कामयाब होंगे, क्योंकि सवाल जवाब बड़े सख्त होंगे, मीडिया बड़ा सख्त लेगा, इसका जायजा लेगा, और सबके सामने इनके ख्यालात आएंगे। बिल्कुल ठीक है। इसमें दिल्ली किया गया तो वो नहीं चलेगी पार्टी। बिल्कुल ठीक है। आखिरी 30 सेकंड है शाहिद हसन साहब, अगर आप कंक्लूड करना चाहें इसको। बिल्कुल आखिरी 30 सेकंड है प्लीज। मैं ये कह रहा था कि अगर 31.5% महंगाई के बाद भी हुकूमत पर प्रेशर नहीं है, सियासतदानों पर प्रेशर नहीं है, मेरा मुतालबा ये है इंतखाबात वक्त पर हों, लेकिन उससे पहले
कानूनन स्ट्रक्चरल इस्लाहात का फैसला या तो सुप्रीम कोर्ट करे 184(3) में जो उन्होंने नहीं किया, या कौमी सलामती कमेटी करे। अगर आपने इंतखाबात करा दिए तो उसके बाद कोई पार्टी ये नहीं करेगी मुल्क को तबाही की तरफ ले जाएंगे, खुदकशी की तरफ ले जाएंगे। पहले इस्लाहात के लिए कानून साजी करें, टैक्सों के लिए, तवानाई के लिए शोबे में। अगर ये नहीं करते, इंतखाबात करते हैं, तो एक और खुदकशी की तरफ जाएंगे। तो इसलिए पहले इस्लाहात, फिर इलेक्शन, और सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदारी पूरी करनी होगी, कौमी सलामती कमेटी को पूरी करनी होगी। कभी भी ये कोई एक पार्टी ये इस्लाहात नहीं करेगी, ये हम 30 साल से देख रहे हैं। तो मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क यही है, अगर ये इस्लाहात के लिए कानून साजी नहीं करते, मीसा के मईशत जो है धोखा है, क्योंकि उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आप कानून साजी करें, हलफनामे लें, इंतखाबी जो फॉर्म है उसमें लिखें कि अगर मैंने ये नहीं किया, हर किस्म की आमदनी पर टैक्स नहीं लगाया, जीएसटी को 7.5% पे नहीं लाया, पेट्रोलियम लेवी को खत्म नहीं किया, 111(4) इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को मंसूख नहीं किया, तालीम और सेहत को 7.5% GDP का मकसद नहीं किया, मेरा मैंडेट खत्म है। ये आप कानून साजी करें या खुदकशी करें, बिल्कुल ठीक है। कानून साजी के बगैर कुछ नहीं होगा। जब तक अवाम नहीं चाहेंगे, सियासी जमातें नहीं चाहेंगी, उस वक्त तक कोई इस्लाहात नहीं आएंगी। मेहमानों का एक मोअज़्ज़ज़ पैनल हमारे साथ मौजूद था। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।